गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 6 और पार्ट नंबर 1। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं प्लेलिस्ट में। अगर आपने अभी तक एक भी नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां जाके आप सारे चैप्टर को वॉच कर सकते हो। और एक चीज और मैं बता दूं, जो भी बच्चा इस वीडियो सीरीज को देख रहा है, इसके नोट्स और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बुक हमारे पास रेडी है। अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वो पीडीएफ या आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप व्हाट्सएप से जाके कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये यहाँ पे लिख रखा है। इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि सर हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली बुक परचेज करनी है। जो मिनिमम प्राइस होगा वैसे 120, 130, 150 के आसपास रहता है, तो जो भी प्राइस होगा वो आप पे करके सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ को बाय कर सकते हो व्हाट्सएप से। ठीक है, तो जितने बच्चे हैं जो लेना चाहते हैं वो जाके मैसेज कर सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 का सिलेबस है जो कि बनाया जा रहा है बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम वालों के लिए। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी पार्ट 1। पहले हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। पहले हम डिस्कस करेंगे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है 4 चीजें। पहली चीज होती है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। अब दूसरी जो चीज है वो सेकंड थिंग होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरी चीज जो होती है वो होती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जो लास्ट थिंग होती है वो होती है नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, तो ये 4 चीजें जो होती हैं जो एक कंपनी को मैंडेटरी होती है बनानी, तो ये 4 चीजें मिलकर आपकी बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के दौरान हर साल एक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिक्लेयर करनी होती है, जिसमें वो बताती हैं कि उनका कितना असेट्स है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, कितना कैश इनफ्लो है, कितना कैश आउटफ्लो है। तो ये सारी जो पर्सनल डिटेल्स है वो जो दी जाती हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी जाती है। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, पहले आप ये पढ़ते हैं। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का मीनिंग होता है एक स्पैन टाइम पीरियड जो शुरू होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल जैसे कि 2024 अभी पीछे गया था, 2024 लगा लो, और यहां से शुरू होकर एंड हो जाएगा 31 मार्च 2025। ठीक है, तो ये जो 1 साल का पीरियड होता है इसको बोलते हैं फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर, वो 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर पे एंड हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 4 चीजें आती हैं जो हर एक कंपनी को मस्ट होती है बनानी। पहली चीज होती है बैलेंस शीट, दूसरी होती है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरी कैश फ्लो स्टेटमेंट, और चौथा नोट्स टू अकाउंट। तो मैं ये मानता हूं, अगर आप सीए के स्टूडेंट हो या बीकॉम के स्टूडेंट हो, अगर आप कॉमर्स लाइन से बैकग्राउंड से पहले से हो 11वीं 12वीं से, तो आपको ये चीजें पता होंगी कि बैलेंस शीट क्या होती है। आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। आपको ये भी पता होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। बट काफी बच्चों को ये नहीं पता कि नोट्स टू अकाउंट्स में क्या होता है। नोट्स टू अकाउंट आपको जो मैंने लिखा है इसमें क्या आएगा, तो नोट्स टू अकाउंट का मतलब होता है जो बैलेंस शीट होती है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इन दोनों के अंदर जो चीजें हम डिक्लेयर करते हैं, जो हम रीडर को दिखाते हैं अपनी कंपनी के बारे में, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव डिटेल्स होती हैं, वो यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करी जाती है। नोट्स टू अकाउंट के अंदर जितना भी मटेरियल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, जो चीजें वहां नहीं दिखा पाते, वो सारी चीजें नोट्स टू अकाउंट के अंदर दिखाई जाती है। नोट्स टू अकाउंट के जो रीडर होते हैं वो उसको पढ़कर डिसीजन ले सकते हैं, आराम से रीड कर सकते हैं कि अपनी कंपनी के बारे में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें नहीं है। तो ये हमारा नोट्स टू अकाउंट होता है। नोट्स टू अकाउंट में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव डिटेल्स होती है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता है, कैश फ्लो आपको पता है, नोट्स टू अकाउंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 4 चीजें मस्ट होती हैं कंपनी के लिए।
अच्छा, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना होता, जैसे कि स्मॉल कंपनी, ठीक है। कुछ ऐसी कंपनी भी होती हैं जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना होता, जैसे कि स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, दूसरी आती है ओपीसी, और थर्ड आती है डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनीज, ठीक है। इन कंपनीज को बनाने की जरूरत नहीं होती कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। क्यों नहीं होती जरूरत बनाने की? तो भाई अंडर सेक्शन के लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ लेना अपनी बुक में कि इन कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा बाकी 3 चीजें मैंडेटरी होती है जो ये बनाती हैं कैश फ्लो को छोड़कर, ठीक है। और बाकी इन कंपनियों के जो अलावा बाकी जो कंपनी आती है वो सारी चीजें मैंडेटरी है, वो चारों की चारों चीजें बनाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं अगर कंपनी की, तो अब आप बात कर लेते हैं, एक कंपनी है, जैसे ये क्या है, एक कंपनी है। कंपनी जो है अपने शेयर्स इशू करती है लोगों को, जो कि शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, ठीक है। कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को इशू करती है लोगों में। तो यहां पर जो शेयर्स इशू होते हैं, कंपनी शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स इशू करती है, जिनको वो अपने शेयर्स दे रही है वो लोग, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। जैसे ये वाले लोग शेयर होल्डर्स, एक तरीके से ये उतने हिस्से के मालिक कहलाते हैं जितना हिस्सा इनके पास कंपनी का होता है। जैसे एक कंपनी में समझो 1000 शेयर है, कितने शेयर है, 1000 में से अगर मान लो ये व्यक्ति 30% शेयर रख रखे हैं इन लोगों ने, ठीक है, तो ये 30% के मालिक कहलाएंगे उस कंपनी के। अब यहाँ पर ये शेयर जो होल्डर्स होते हैं, इनकी एनुअल मीटिंग भी होती है साल में एक बार, जिसको एजीएम बोला जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस पर बात होती है, जहां पर कंपनी के कुछ डिसीजन और अमेंडमेंट्स पे डिस्कशन करा जाता है। अब ये हर साल होती है एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि सबसे पहली बार अगर मैं बात करूं कि एजीएम कब हुई थी, तो वो दिल्ली में हुई थी एजीएम सबसे पहली, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है। इनका काम बेसिकली कंपनी को ऑपरेट करना होता है, रन करना होता है। बट एजीएम जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ये मालिक होते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको रन कर सके, तो इसीलिए ये अपने नीचे कुछ डायरेक्टर्स को हायर करते हैं। तो अपने नीचे क्या करते हैं, हायर करते हैं किसको, डायरेक्टर्स को। तो ये अपने नीचे डायरेक्टर हायर करते हैं यहां, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने नीचे को डायरेक्टर हायर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो भी इन्हीं को बोला जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होता है ऑपरेट करना। क्या करना, ऑपरेटर होते हैं ये लोग, ऑपरेटर बिजनेस। जो बिजनेस है उसको ऑपरेट करने का काम किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, ठीक है। हर साल जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो होगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जितनी भी लाइबिलिटीज वगैरह होंगी, शेयर्स कहां से आ रहे हैं कहां जा रहे हैं, वो सारा काम पूरे साल का कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पूरे साल का जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 ईयर का, वो पूरा काम ये लोग ध्यान देते हैं। बट कुछ काम ऐसा होता है जो इनके करने के बाद चेक करना होता है, जैसे कि कंपनी पूरे 1 साल तक रन हुई है, अब कंपनी रन होगी तो ये सारा चेक कौन करेगा, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कब चेक करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में, एजीएम में, जो साल में एक बार मीटिंग होती है, वहां पर ये कंपनी से रिलेटेड डिसीजन वगैरह मेक करते हैं। अब वहां पर एजीएम में जो भी इन्होंने 1 साल के दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने काम किया है, वो सारा पेश होता है। अब वो पेश होता है तो ये लोग देखते हैं, अब वो देखते हैं, मगर जब ये काम सारा साल भर में कर लेते हैं, उसकी रिपोर्ट वगैरह बना लेते हैं, तो डायरेक्ट इनके पास नहीं जाता। ये जो काम करते हैं, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं साल भर में, जो भी चीजें बनाते हैं, वो पेश कैसे होता है, उसके लिए एक सीरीज बनाई गई है। तो वहां पे वो आप देखो, ऐसे ये जब पूरे साल काम करते हैं, तो उसमें जब एनुअल जनरल मीटिंग में पेश होना होता है, तो कुछ चीजें मांगते हैं कंपनी के बारे में, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिर वही 4 चीजें, जैसे कि बैलेंस शीट, जिसके अंदर आता है बैलेंस शीट, ठीक है। दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं P&L अकाउंट। तीसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। और चौथा जो लास्ट चीज आती है, नोट्स टू अकाउंट, जो होता है नोट्स टू अकाउंट। तो ये 4 चीजें ये लोग मैंडेटरी है, मेंटेन करते हैं हर साल, कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, क्योंकि चेक होनी होती है। अब इसके साथ साथ ये चेक कौन करता है, तो इसके लिए हर कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करती है। आपको पता है हर कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीए होता है।
सीए क्या करता है, सीए इन सारी चीजों को चेक करता है, ठीक है। साथ ही साथ सीए जब इसको चेक करता है, इसके साथ सीए अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। क्या बनाता है, प्लस ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें वो सारी चीजें कंपनी के बारे में बताता है विस्तार से। तो ये पूरी चीजें जो होती हैं, जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो यही चीजें जो है एनुअल जनरल मीटिंग में फॉरवर्ड करी जाती है। एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम जिसको बोलते हैं, ठीक है। एजीएम में कौन लोग बैठते हैं, एजीएम में कंपनी के ऑनर्स बैठते हैं, कंपनी के मेंबर्स बैठते हैं, जो संघ में बातचीत करते हैं, कंपनी के रिलेटेड डिसीजंस मेक करते हैं। तो यहाँ पर एजीएम में शेयर होल्डर्स वगैरह आते हैं और यह इसी टॉपिक पर, मतलब इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बातचीत करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि कंपनी वगैरह होती क्या है। तो आपको उसके लिए थोड़ा मेरे को बैलेंस शीट वगैरह याद कराना पड़ेगा, तो बुक की सहायता लेनी पड़ेगी। बुक से आपको थोड़ी बैलेंस शीट वगैरह याद करवाते हैं। चलिए जी बुक की तरफ। अब अभी हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आपके बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो बैलेंस शीट होती है कंपनी की वो, और साथ ही में होता है उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, मतलब यानी P&L अकाउंट, वो जरूरी होता है। एंड थर्ड थिंग इज कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कंपनी की होती है वो, और लास्ट जो थिंग होती है वो होती है एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो बनाए जाते हैं वो। अब उसके नीचे एक लाइन और लिखी हुई है, वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि विद रिस्पेक्ट टू वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। तो यहाँ पे देख लो, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी, ये अंडर सेक्शन 45 के कहा गया है कि इन कंपनीज को नहीं है जरूरत बनाने की कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट छोड़कर, मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये तीनों चीज़ें ये कंपनियों को बनाना मैंडेटरी हो जाता है। एंड उसके आगे लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग क्या होता है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि जो भी आपका ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर और जो 31 मार्च पर ख़त्म होता है उसको फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। अब हम आ चुके हैं अपना पार्ट 1 पर, बैलेंस शीट। अब हम देखने वाले हैं कि जो बैलेंस शीट होती है कंपनी की वो किस तरीके से बनाई जाती है। कंपनी की बैलेंस शीट देखो ऐसी होती है, जो कि आपकी बुक्स में मेंशन करी हुई है। ये बुक की आपकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है इसको। पहला पार्ट यहाँ पर पहला होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का, और सेकंड पार्ट होता है नीचे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है असेट्स का, ठीक है। ये देख सकते हो, ये असेट्स का पार्ट है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी जो होती है इसकी सबसे मेन हेडिंग होती है, और इसके नीचे 3 हेडिंग्स और आती है, 3 और 4 हेडिंग, जिसमें फर्स्ट हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड, दूसरी हेडिंग होती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और थर्ड हेडिंग होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज, और उसके बाद फोर्थ हेडिंग होती है करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये सारा आता है किसके अंदर, ये सारा आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर में। अब शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या आता है, तो इसको आप याद करने के लिए SRM ऐसे याद कर सकते हो। एस का मतलब होता है जो फर्स्ट में लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, आर मतलब होता है रिजर्व एंड सरप्लस, और एम मतलब होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। और नीचे उसके बाद सेकंड आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट जो होता है, ये कोई भी इसके नीचे कोई ऐसा सब हेड वगैरह नहीं मेंशन करा हुआ। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब वो लाइबिलिटीज होती है जो 1 साल से ज्यादा के लिए होती है, मतलब कि बियॉन्ड 1 ईयर, जिनको आप 1 साल से ज्यादा में चुकाते हो। तो 1 ईयर से ज्यादा जो होती है तो वो होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी लाइबिलिटीज आती हैं, पहला आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जैसे और आपने किसी से पैसा वगैरह उधार लिया लंबे समय के लिए। फिर आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और फिर आता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब यहाँ पर आपको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का अगर मतलब नहीं पता तो मैं आपको समझाता हूँ। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कब अराइज होती है, जब आपकी इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो भी आपकी इनकम है कंपनी की वो, और आपकी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो आपकी इनकम है वो, उन दोनों इनकम में अगर कोई डिफरेंस आता है तब ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या डेफर्ड टैक्स असेट्स अराइज हो जाती हैं, ठीक है। या फिर समझ रहे हो ना, कहने का मतलब है कि जो आपका इनकम टैक्स है, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स जो भी आपकी जो भी
चीजें होती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि आपकी पूरी वेल्थ जो है, इनकम जो है, वो हमारे अकॉर्डिंग 30 CR आ रहा है, ठीक है। और आपने अपने अकॉर्डिंग ऑन अपने बेसिस पे, मतलब कि अपने लेवल पे जब आपने चेक करा अपनी कंपनी को, तो उसमें जो आपकी वेल्थ है अगर मान लो वो 45 CR दिखा रही है, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस होता है ना, इसको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज भी बोलते हैं, और डेफर्ड टैक्स असेट भी आती है काफी बार, ठीक है। तो दोनों के बीच में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या असेट आती है। असेट जब आएगी जब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ज्यादा आ रहा है और आपके अकॉर्डिंग कम दिखा रहा है, और अगर लाइबिलिटीज की बात है तो यहाँ पर इनकम टैक्स कम होगा और आपके अकॉर्डिंग ज्यादा दिखाएगा तब जगह, ठीक है। अब उसके बाद आता है नीचे नॉन करंट लाइबिलिटी के बाद करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती है जो विद इन 1 ईयर होती है, 1 साल के अंदर, तो विद इन, ठीक है। और इनको ना शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोला जाता है, जैसे कि 1 साल के अंदर अंदर आप इसको आराम से चुका सकते हो। अब इसमें आ जाती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जैसे ऊपर लॉन्ग टर्म था ना तो आप इसको शॉर्ट टर्म बोलोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग था तो आप नीचे अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ गई। उसके बाद डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऊपर आया था और नीचे अब आ गया ट्रेड पेबल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो याद रखना, अब मैंने जो पार्ट ए बताया है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। पार्ट ए में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, और चौथा करंट लाइबिलिटी। मतलब यहाँ पे लाइबिलिटी की बात है, कोई असेट्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर शेयर होल्डर फंड्स के अंदर दोबारा रिवाइज करेंगे, क्या है, शेयर कैपिटल, SRM बताया था मैंने, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। और उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आया, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर आया डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और आया अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पहला पार्ट। आ जाओ दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। अब ये आपका सेकंड पार्ट आ जाता है। सेकंड पार्ट में यहाँ पर असेट्स की बात करने वाले हैं कि अब जो बैलेंस शीट में असेट्स आती हैं उनके लिए अलग से एक सेपरेट कॉलम होता है। एक पार्ट में सारी लाइबिलिटीज दिखाई जाती है एक साइड में, और दूसरी साइड में होती है सारी असेट्स। असेट्स के अंदर सबसे पहले लिखा है नॉन करंट असेट्स। पहले असेट्स की हम देख लेते हैं हेडिंग कितनी है। पहली आती है नॉन करंट असेट्स, और दूसरी जो है इसके बाद आती है करंट असेट्स। बस इतना ही है इसमें ज्यादा हेडिंग नहीं है। नॉन करंट असेट्स है और एक है करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स याद रखना, ऐसी असेट्स जो 1 ईयर से ज्यादा यूज होती है, ठीक है, बियॉन्ड 1 ईयर यूज होती है, 1 ईयर बियॉन्ड यूज होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्या, नॉन करंट असेट। जैसे कि पंखा हो गया, आपका फैन हो गया मान लो, ठीक है, तो वो 1 साल से आप ज्यादा घर में लगा के यूज कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन करंट असेट्स। आपका टीवी हो गया, आपका फोन हो गया, आप फोन को 1 साल से अगर ज्यादा यूज करते हो तो वो फोन भी नॉन करंट असेट्स में गिना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन करंट असेट्स में पहली हेडिंग है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको PPE बोला जाता है, बट पहले इसको एक तरह से टेंजिबल असेट्स में गिना जाता था। टेंजिबल असेट्स यानी जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अब वो हटा दिया। पहले जब आप पुरानी बैलेंस शीट देखोगे तो वहां पे टेंजिबल असेट्स लिखा होता था, इसकी जगह अब ये PPE बना दिया इसको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी मतलब जमीन, प्लांट मतलब मशीनरी वगैरह, और इक्विपमेंट मतलब आपका औजार सामान वगैरह, तो उनको आप टच कर सकते हो, तो यानी उसको PPE नाम बोला है। उसको आप 1 साल से ज्यादा यूज करते हो तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE। समझ आया? आगे चलते हैं। आगे उसके बाद लिखा है इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स यानी जिसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको यूज कर सकते हो, जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह, ठीक है। थर्ड आ जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देखो इसमें ना मोस्टली ऐसी ही एसेट्स आएंगी जो 1 साल से ज्यादा हो, और 1 साल से ज्यादा वाली एसेट्स हमेशा प्रोग्रेस में रहती है, तो इसलिए आप लिखोगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। उसके बाद आता है इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, मतलब कि कोई इंटेंजिबल असेट है जो कि अभी डेवलपमेंट हो रही है, अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है, तो आपका फायदा है। उसके बाद लिखा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो नॉन करंट्स है। नॉन करंट मतलब जहां आ जाए ना नॉन वर्ड, तो नॉन वर्ड का मतलब समझ लेना कि वो 1 साल से ज्यादा के लिए है। नॉन करंट असेट्स होगी, चाहे नॉन करंट लाइबिलिटी होगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी, जहां नॉन करंट वर्ड आएगा उसका मतलब होता है कि वो 1 साल से ज्यादा के लिए होती है। फिर अगला आएगा डेफर्ड टैक्स असेट्स। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ऊपर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस होता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग और अपनी जो बैलेंस शीट होती है उसके अकॉर्डिंग, जो भी डिफरेंस आता है आपके बिजनेस में, आपके प्रॉफिट वगैरह का। तो इसी तरीके से नॉन डिफर्ड टैक्स असेट्स भी एक तरीके का गैप होता है बीच का, दोनों के बीच का, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन्स,
एंड एडवांस, अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हैं एडवांस में, सॉरी लॉन्ग टर्म लोन दे रखे हैं एडवांस में, ले नहीं रखे, लेते तो लाइबिलिटी हो जाता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, सॉरी, ठीक है। तो ये देने की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर ये असेट्स में आया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं जो आपने दे रखे हैं एडवांस, आपको वो आएंगे लोन, पैसा आएगा, उस पर इंटरेस्ट आएगा, तो वो क्या होगा, आपका असेट्स में जुड़ेगा, ठीक है। नॉन करंट असेट्स, ऐसी और भी नॉन करंट असेट्स जो आपने दे रखी हो, ठीक है। फिर आता है करंट असेट्स। अब हम बात कर रहे हैं करंट, तो मैंने बताया था नॉन का मतलब जहां पर आएगा वो मतलब है कि 1 साल से बियॉन्ड है, ज्यादा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सिर्फ करंट की, तो करंट का मतलब होता है विद इन 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ करंट असेट्स की। करंट असेट्स में आती है पहली करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और दूसरी आती है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब यानी आपका स्टॉक्स वगैरह पड़ा होगा, ठीक है। फिर आती है ट्रेड रिसीवेबल, आपको कहीं से रिसिप्ट आनी है, कहीं से कोई आपका बिल्स रिसीवेबल अभी बाकी है आना है, तो वो चीज। उसके बाद आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जहां पर आप कैश की बात करते हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, फिर आता है लास्ट में अदर करंट असेट्स। तो बस इतना ही यहाँ पर था, ठीक है भाई। अब आपको ये याद रखना है, एक बार मैं दोबारा समराइज करवा दूं कि मैंने नॉन करंट में क्या बताया था। तो नॉन करंट असेट्स में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको हमने पीपीई बोला था। फिर आता है इंटेंजिबल असेट्स, फिर आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आता है इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और फिर आता है डेफर्ड टैक्स इन असेट्स। उसके बाद आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, फिर आता है अदर नॉन करंट असेट्स, फिर करंट असेट आ जाती है। करंट असेट्स के अंदर जो 1 साल के अंदर अंदर वाली है, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस और अदर करंट असेट्स। क्लियर है? तो ये है आपका पूरा बैलेंस शीट। अब इससे ज्यादा बैलेंस शीट में नहीं आता, और बैलेंस शीट को आपको याद करना बहुत मस्ट है। अब उसके बाद नीचे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं किस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। जो चीजें मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाई हैं बस उसको इन्होंने क्लासिफाई करके एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर है पहला करंट असेट्स, ठीक है। करंट असेट्स क्या होती हैं, तो यहाँ पर आपको नीचे इसके फॉलोइंग क्राइटेरिया बनाकर दे रखे हैं करंट असेट्स के लिए, ठीक है। और उसके नीचे आ जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल के बाद आपको दे रखा है करंट लाइबिलिटीज, और ये सब चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस आपका जो सबसे ऊपर मैंने बैलेंस शीट में करवाया था, जो फर्स्ट हेड आता है आपका, जहां शेयर होल्डर एंड इक्विटीज वगैरह बताया था, उसमें यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस आपको देखने को मिलेगा। अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कौन कौन से रिजर्व आते हैं? पहला आता है कैपिटल रिजर्व, फिर आता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फिर आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, फिर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व और रिवैल्यूएशन रिजर्व। उसके बाद आ जाता है आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स, फिर आ जाता है कोई भी अदर स्पेसिफिक रिजर्व। उसके नीचे आ जाता है सरप्लस, जो कि बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट होता है वो। आगे देख लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किसमें क्लासिफाई करा गया है? तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आ जाता है बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, क्योंकि ये बोरोइंग है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद टर्म लोन आ जाता है। टर्म लोन्स के अंदर आते हैं बैंक लोन और अदर पार्टी के लोन वगैरह। सी है डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज, कोई भी डिपॉजिट है, लोन्स एंड एडवांस हो रखा है किसी रिलेटेड पार्टी का, तो वो इसमें डाल दिया है। उसके बाद डाल दिया है लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी फाइनेंस लीज। उसके बाद डाल दिया है अदर लोन्स एंड एडवांस, जो कि स्पेसिफिक नेचर के हो। उसके बाद लिखा है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर कौन कौन सी लाइबिलिटीज शामिल है। तो अदर नॉन करंट नॉन अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर कौन कौन सी लाइबिलिटी शामिल है? तो पहली आती है उसके अंदर ट्रेड पेबल, दूसरी आती है अदर्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर कौन कौन से प्रोविजन आएंगे? तो पहला लिखा है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जैसे ईएसआई हो गया, पीएफ हो गया, ठीक है। और उसके बाद लिख दिया है अदर्स। अदर्स में स्पेसिफिक नेचर के जो होते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग को क्लासिफाइड करा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग को अंदर यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है लोन रिपेबल ऑन डिमांड, जिसमें बैंक लोन और अदर पार्टीज का लोन शामिल होता है। दूसरा आता है लोन एंड एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। तीसरा आता है डिपॉजिट कोई भी, और चौथा आता है लोन एंड एडवांस स्पेसिफिक नेचर का। आगे आते हैं करंट लाइबिलिटीज के अंदर। करंट लाइबिलिटीज के अंदर किस किस को करंट लाइबिलिटीज में इन्होंने इंक्लूड करा है? तो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, की इंटरेस्ट जो है वो अक्रूड है, आया है बट अभी रिसीव्ड नहीं हुआ है बोरोइंग में, ठीक है। और इंटरेस्ट अक्रूड ऑन ड्यू ऑन बोरोइंग,
उसके बाद लिखा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनपेड डिविडेंड हो सकता है, या एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। पॉइंट एच में आ गए हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। क्या होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो इसमें मेंशन है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कोई भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स या स्पेसिफिक नेचर का प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा। पीपीई मतलब यानी प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट जो होता है उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है लैंड बिल्डिंग, ये मैंने ऑलरेडी बताया था, जो टच कर सकते हो जिसको आप, लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट, फर्नीचर फिक्सचर हो गया, व्हीकल हो गया, और उसके साथ साथ ऑफिस इक्विपमेंट हो गए सारे। अब बात करते हैं इंटेंजिबल असेट्स की, कि इंटेंजिबल असेट्स के अंदर किस किस को इंक्लूड करा जाएगा। तो पहली चीज आती है गुडविल, दूसरी आती है ब्रांड ट्रेडमार्क, उसके बाद आती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फिर आता है मैथ्स हेड एंड पब्लिशिंग टाइटल, फिर आता है माइनिंग राइट्स, माइनिंग राइट्स मतलब वही है जैसे आप समझ रहे हो खदान वगैरह। उसके बाद आता है कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके बाद आता है रेसिपीज, फॉर्मूले, मॉडल्स, डिजाइन एंड प्रोटोटाइप्स, ठीक है। उसके बाद आता है लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, किसी भी कंपनी वगैरह की हो सकती है। ये सब चीजें इनटेंजिबल असेट्स के अंदर शामिल है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो चीजें क्लासिफाइड है वो यहाँ पे लिख दी है। पहला आता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, फिर आता है इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, फिर आता है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, फिर आता है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, फिर आता है इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म्स, और उसके साथ साथ अदर कोई भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है जो स्पेसिफिक नेचर की है तो वो भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में शामिल होगी। लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस के अंदर क्या आता है, तो कैपिटल एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और उसके साथ साथ आ जाएगा लोन एंड एडवांस टू रेगुलेट पार्टीज, अदर लोन एंड एडवांस जो स्पेसिफिक नेचर के होंगे वो, और उसके साथ आएगा सिक्योर्ड कंसिडर गुड्स, अनसिक्योर्ड कंसिडर गुड्स, इसको भी सेपरेटली एक सब सेक्शन में क्लासिफाइड करा गया है, और जितने भी डाउटफुल ऐसे चीजें हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेंट्रीज में क्या आएगा। इन्वेंट्रीज के अंदर क्लासिफाई करा गया है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिशिंग गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, और स्टॉक एंड स्पेयर्स जैसे कि स्पेयर पार्ट्स वगैरह की, टूल्स वगैरह, ठीक है। लूज टूल्स का यूज करते हैं जैसे हम मशीन वगैरह के लिए, अदर्स, तो ये सारी चीजें इन्वेंट्रीज के अंदर कैलकुलेट करी। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आप डाल दोगे एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल जो कि 6 मंथ से ज्यादा के लिए ना हो। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे सिक्योर्ड कंसीडर गुड्स, फिर आ जाएगा अनसिक्योर्ड कंसीडर गुड्स और डाउटफुल, उसके साथ साथ आ जाएगा अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, फिर आ जाएगा जो डेब्ट्स ड्यू है डायरेक्टर ऑफ अदर ऑफिसर्स की तरफ से। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्लासिफाइड है बैलेंस विद बैंक्स, चेक्स, ड्राफ्ट, या फिर कैश इन हैंड होगा आपके, या फिर कोई अदर स्पेसिफिक नेचर का कैश है वो भी इसमें शामिल है। फिर आ जाता है उसके बाद अदर करंट एसेट्स, इसमें लिखा है स्पेसिफाइड नेचर की होनी चाहिए, जो ऑल एक्सक्लूसिव हेडिंग्स वगैरह इसमें अभी डाली नहीं है। कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कम्युनिटीज, इसमें आता है क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, फिर आता है गारंटी, उसके बाद आता है अदर मनी फॉर विच द कंपनी इज कंटीजेंटली लाइबल, जिसके लिए कंपनी लाइबल हो। तो ये बाकी सारी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि ये क्लासिफाइड करी गई हैं जो बैलेंस शीट में आती हैं। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बस याद रखना है, और इसके अलावा आगे कुछ इसमें नहीं दिया हुआ। आई होप आपको क्लियर चीजें समझ आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।